आज का टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव। और इसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये अपन टॉपिक लेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, डायग्राम वाइज बता देता हूँ पहले, इजी रहेगा। मान लीजिए अपन ने दो चार्जेस की बात करी, -q प्लस q, जो कुछ दूरी पर स्थित है आपस में। तो दो चार्जेज यानी दो आवेश जो परिमाण में समान हो लेकिन प्रकृति में विपरीत हो, प्रकृति विपरीत हो गई प्लस माइनस, और परिमाण सेम हो गया क्यू क्यू। परिमाण जब अलग बताना होता है तो अपन Q1 Q2 ऐसे बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर Q1 Q2 ले रहे हैं तो Q1 इजकल्स Q2, समझ आ गई ना। Q1 इजकल्स Q2 इजकल्स Q, ये सिचुएशन है। यानी परिमाण में आवेश समान हो और प्रकृति में विपरीत हो और परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी एंगस्ट्रॉम कैटेगरी की हो सकती है। तो अल्प दूरी पर स्थित प्रकृति में विपरीत परिमाण में समान आवेशों का ये जो अरेंजमेंट है या व्यवस्था है, ये कहलाएगी विद्युत द्विध्रुव। तो लिख लेते हैं अपन इस परिभाषा को। ये इसका अपन एक सेंटर बता देते हैं O। यहाँ से डिस्टेंस देखो, या तो आप कंप्लीट डी ले सकते हो या फिर आप अलग अलग ले सकते हो। जैसे मान लो आपने ये डी ले ली यहाँ तक और ये यहाँ तक, और आपने डी ले ली, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2d। अब ये हो गया इसका डाइपोल का सेंटर। अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश, या आवेशित कण कह सकते हैं, आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर विद्यमान हो, स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये हो गई अपने इसकी परिभाषा विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखिए टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव जिस तरीके से अपन ने लिखा है, इसको अपन डिफाइन भी कर लेते हैं कंप्लीटली। तो क्या डेफिनेशन हो गई सबसे पहले इसकी, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश, दो आवेश हैं वैसे, विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर विद्यमान हो, तो ऐसी व्यवस्था जैसे अपन कह रहे हैं वो हो गई विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या मोमेंटम। अब बात कर लिया आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इसको दर्शाया जाता है P से। तो P से अपन इसको शो करेंगे। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बिल्कुल इजी, देखिए फॉर्मूला हो गया इसका P वेक्टर, वैसे सदिश राशि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इक्वल्स Q इंटू 2D, यानी आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के मध्य की दूरी। तो अपन कह सकते हैं आवेश के परिमाण, आप किसी एक कह सकते हैं, किसी एक आवेश के परिमाण व मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
पी वेक्टर कहा जाता है। तो ये भी हो गया आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम पी वेक्टर इज इक्वल्स क्यू इंटू 2d एंड देन डेफिनेशन हो गई एक तरीके से क्वांटिटिव। तो क्वांटिटिव डेफिनेशन है कि किसी एक आवेश के परिमाण यानी q और बीच की दूरी यानी 2d के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाएगा। तो ये हो गई भाई इसकी परिभाषा, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति समझ गए पॉजिटिव नेगेटिव, परिमाण समान समझ गए क्यू क्यू। तो ऐसे में अपन कहते हैं ये जो अरेंजमेंट है जो बहुत अल्प दूरी पर है ये कहलाएगी आपके विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद अपन ने बात कर ली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की, जिसमें हमने कहा आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी इनका गुणनफल हो जाएगा आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट इसी के लिए यूनिट वगैरह की, ठीक है ना। तो यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है, यूनिट के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपन फॉर्मूले से बना भी सकते हैं। देखिए अपन ने कहा था पी वेक्टर इज इक्वल्स क्यू इंटू 2d या d कह दें, अपन ने 2d लिया था। तो अपन बात करते हैं ये हो गया आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी यूनिट की हमें बात करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई कौन सी इकाई, सबसे पहले एसआई इकाई की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। देखो q इसका अपन ने यूनिट पढ़ा कूलॉम और 2d ये एक डिस्टेंस हो गई तो हो गया मीटर इसका ऐसा यूनिट, तो हो गया ऐसा यूनिट कूलॉम इंटू मीटर। इसी को ही आप एक अदर यूनिट के रूप में लेते हैं अन्य मात्रक, अदर यूनिट हो गई इसकी। तो अदर यूनिट क्या हो गई, अदर यूनिट है आपकी डीवाई। डीवाई के लिए ऐसा है, वैसे कन्वर्टेशन में आपको बता दूँ 1 डीवाई इज इक्वल्स 3.3 इंटू 10⁻³ कूलॉम इंटू मीटर, ये इसका कन्वर्टेशन रहेगा आपने। तो 1 डीवाई हो गया 3.3 इंटू 10⁻³ कूलॉम इंटू मीटर। इसके बाद ये हुआ आपने इसका यूनिट का मामला कंप्लीट। अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखो कूलॉम इंटू मीटर, इससे आप इसकी एसआई यूनिट भी बना सकते हो। एसआई यूनिट तो हो गई अपने, डायमेंशन फार्मूला क्या बता रहे हैं अपन, डायमेंशन फार्मूला यानी विमीय सूत्र बात कर लेते हैं विमा की। तो विमा के लिए अपन ऐसा है जैसे कूलॉम, तो कूलॉम के लिए क्या विमा हो गई भाई, अपन ने बात करी थी कूलॉम के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी ये हो गया आपके A1 T1। तो A1 T1 इंटू मीटर के लिए L1, तो क्या हो गया भाई L1 A1 T1, M0 रह जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला भी प्रिपेयर हो जाता है। अब देखो अपने इसमें जो डाइपोल मोमेंटम हो गया, डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है विद्युत द्विध्रुव, इसके यहाँ पे इन्होंने बुक्स में 2 टाइप्स भी बता रखे हैं, ठीक है ना, इंड्यूस के हिसाब से। एक तो हो गया ध्रुवीय और एक हो गया अध्रुवीय, ये अपने तो बता रखे हैं विद्युत द्विध्रुव के लिए, ध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव और अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव। बिल्कुल इजी है, आप इनके एग्जांपल से इजी वे में समझ सकते हैं, जैसे कि NaCl, H2O, H2SO4, ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं अपन। इसमें अपन कह सकते हैं जैसे कि O2, N2 वगैरह, NH3 वगैरह वगैरह। तो देखो ध्रुवीय वो हो गए जिनमें हम देखें तो आपको एक तरीके से, जैसे अपन कहते हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में रखते हैं, तो ये Na+Cl- में टूटेगा, H+OH- में टूटेगा, H2SO4 ये भी आपके टूटेगा, किस किस में H+ और HSO4-2 H+H+ हो गया ना, इस तरीके से। तो ये हो गया, जैसे अपन बात कर लेते हैं किसी एक की, तो
Na प्लस और Cl माइनस, इनमें जैसे ये टूटता है तो ये आपके ध्रुवीय वाले होते हैं, जबकि O2 वगैरह इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। और इनमें अपन कहें तो Cm यानी द्रव्यमान केंद्र वो संपाती है, और इसमें अपन कह रहे हैं द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं है। संपाती नहीं है, तो ये एक तरीके से ध्रुवीय और अध्रुवीय हो गए, हालांकि एग्जाम में नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो वही विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में अपने दो केस हैं। कौन से हो गए भाई? केस फर्स्ट है जब वो बिंदु कहाँ हो, जब वो बिंदु हो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, और एक अपन कह रहे हैं निरक्ष पर, एक्सियल और इक्वेटोरियल और नॉन इक्वेटोरियल। तो देखें इसके लिए अपन मान लो अक्षीय वाली बात कर लेते हैं, और केस फर्स्ट सेकंड के लिए निरक्षीय की बात कर लेते हैं। तो अक्ष निरक्ष होता क्या है ये भी अपन जान लेते हैं। जैसे अपन ये एक द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये हो गई इसकी अक्ष, और ये हो गई इसकी निरक्ष। जो सेंटर से पास आउट है ये है निरक्ष और ये है अक्ष। तो अक्ष पर बिंदु स्थित है, तब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, मतलब वो जो आपका बिंदु था अक्ष पर स्थित, उस पर विद्युत क्षेत्र, और एक निरक्षीय मतलब इस पर। तो निरक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है ये अपने को ज्ञात करना है यहाँ पे। तो पहले अपन कंडीशन ले लेते हैं अक्षीय की। विद्युत क्षेत्र, इसको मैं टॉपिक को अगला केस फर्स्ट के हिसाब से अपडेट कर देता हूँ। केस फर्स्ट अपन ने ले लिया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, जबकि वह बिंदु कहाँ पर हो, अक्ष पर स्थित हो। तो अपडेट कर देते हैं के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। डायग्राम अपन प्रिपेयर कर लेते हैं इसके लिए। ये तो अपनी टाइटल हो गई, हेडिंग हो गई। देखो इस चैप्टर में अगर अपन देखें तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है, एक अक्ष का और एक निरक्ष का। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना इसका। सबसे पहले अपन ले रहे हैं यहाँ पे एक डाइपोल इमेजिन कर रहे हैं। ये अपने एक डाइपोल मैंने इमेजिन कर लिया। ये इस डाइपोल का सेंटर हो गया O, और ये डिस्टेंसेस अपन ने बता दी D, क्योंकि अपन ने टोटल डिस्टेंस 2D मान के चली हुई है इसमें। अब यहाँ से अपन इस अक्ष की बात कर लेते हैं। अब आप भले ही नेगेटिव साइड में रखो, भले ही पॉजिटिव की साइड में रखो, किधर भी रख करके आप पॉइंट P लेके कर सकते हो, अक्ष पे लेना है। तो यहाँ मैं पॉजिटिव की तरफ, जैसे अपनी बुक्स में ज़्यादातर मिलता है, तो यहाँ पे P पॉइंट है, इस पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है भाई। और ये जो प्लस और माइनस हैं इनके चार्ज अमाउंट्स Q हैं, वो भी मैं शो कर देता हूँ। अच्छा, एक मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो विद्युत द्विध्रुव के लिए अपन ने बात करी थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, इसके लिए हम बात करते हैं। P वेक्टर के लिए जो दिशा की बात करते हैं, दिशा हमेशा होती है माइनस से प्लस। किधर होगी भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव। P वेक्टर की दिशा, वैसे ये बात अपने पहले करनी थी, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश की दिशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है भाई। नॉर्मली अपने क्या आदत होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की होती है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव वो एक्सटर्नली है, इंटरनली जो अपन बात करें वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी।
तो वही अब बात करते हैं अपन इस पी पॉइंट के लिए। पी पॉइंट की आपके ओ से डिस्टेंस मैं कंसिडर कर देता हूँ कोई आर, ये वही आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। तो आर डिस्टेंस पे जो आपका पी पॉइंट है इस पर अपने को ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसा है, आप एक माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की बात कर लो, फिर उनको अपन जैसे करते हैं एल्जेब्रिकल समेशन कर लेंगे। अच्छा श्योर, यहाँ पे तो एल्जेब्रिकल समेशन नहीं होगा, यहाँ वेक्टर समेशन होगा, सदिश योग होगा। सदिश योग क्यों होगा? क्योंकि देखो आवेश भले ही आपका अदिश राशि है, लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव अपन बात करें ना, विद्युत द्विध्रुव, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। इसलिए अपन माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र लेंगे E1 और E2, उनका अपन क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। एल्जेब्रिकल समेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो देखो कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले ये अपने डिस्टेंस मान ली r। अब अपने को जरूरत पड़ेगी माइनस की इस p से डिस्टेंस और प्लस वाले की इससे डिस्टेंस। अपन इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कोई ए बी, ये मान लो a है, ये b है, ये o हो गया और ये p हो गया। तो भाई देखो माइनस वाले की अपने डिस्टेंस हो जाती है p पॉइंट से, ये हो गई r और ये d, तो कितनी हो गई? r प्लस d हो गई। लेकिन अगर आप प्लस वाले की बात करो तो इसकी डिस्टेंस आप ध्यान से देखें तो देखो ये कंप्लीट r और इसमें से मैंने ये d निकाल दी है, r माइनस डी, r माइनस डी, तो ये डिस्टेंस हो जाती है इससे। कहने का मतलब बी पी हो गया आपके r माइनस डी, ए पी हो गया आपके r प्लस डी, और ओ बी ओ ए अपने d है ही। तो इस हिसाब से अपन इसकी लैंग्वेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया ए बी, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की अपन ने बात करी, विच विल बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। और सेंटर से अगर अपन बात करें तो डी डिस्टेंस है ही। अब यहाँ अपन बात करते हैं सेंटर से जो p की डिस्टेंस है वो तो हमने मानी है r, तो a से लेकर p तक हो गया ए ओ यानी d और प्लस ये ओ पी यानी r, तो r प्लस डी। और इधर अपन ने बात करी तो ये r कंप्लीट था, इसमें से d अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया r माइनस डी। अब अपन इस p पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। अगर अपन ध्यान से देखें तो हमने पीछे विद्युत क्षेत्र के लिए भी बात कही थी। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में अगर आप माइनस क्यू चार्ज ले रहे हो तो इसमें आप टुवर्ड्स द माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई थी, और प्लस क्यू के लिए अपन ने बाहर की तरफ बनाई थी, एक्सटर्नली बनाई थी। तो जब अपन बात करें यहाँ पे प्लस और माइनस क्यू की, तो इनमें जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे होगी? देखो माइनस की बात करें तो माइनस वाले की तरफ होगी, तो ये अपन ने बात कर ली इस तरफ, ये हो गया आपका ई ए कह दो या ई माइनस क्यू कह सकते हैं, ठीक है भाई। इधर अपन बात कर लेते हैं प्लस वाले के कारण, तो बाहर की तरफ होगी भाई, प्लस वाले के कारण बाहर की तरफ, ये हो गया ई बी। या तो इसको आप ऐसे समझ लो, और या फिर यहाँ पे आप एक टेस्ट प्लस चार्ज जैसे मैंने बात करी थी क्यू नॉट, परीक्षण आवेश जो धनात्मक है वो मान के चलो, तो उससे प्रतिकर्षण हो जाएगा और माइनस में आकर्षण हो जाएगा, तो भी डायरेक्शन आप गेन कर सकते हो। तो ये हो गया ई बी और ई ए। एक अपन ने बात करी थी E इज इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन कह दो या डिस्टेंस कह दो, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि अगर आर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सिंपल सी बात है। ई और आर में क्या बात हो गई भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब स्क्वायरली, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो देखो भाई आर प्लस डी बढ़ा है, आर माइनस डी बढ़ा है, तो अपन देखें तो आर प्लस डी बढ़ा है, तो आर प्लस डी बढ़ा है तो जो आपका ई ए है, ए के कारण ये दूरी ज़्यादा होने के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा, जबकि ये वाला कैसा होगा? थोड़ा प्रबल होगा। ये वाला प्रबल होगा, ये वाला थोड़ा वीक होगा ई बी की बजाय। यानी कहने का मतलब क्या हो गया भाई? कहने का मीन्स ये हो गया कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए बिकॉज ऑफ, कारण क्या हो गया? कारण हो गया कि जो आपका डिस्टेंस की बात हमने करी थी ए से लेकर पी तक की, वो ज़्यादा है किससे? ए पी इज ग्रेटर देन बी पी, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो
डिस्टेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, डिस्टेंस देखो यहाँ से ये वाली ज़्यादा है, यानी माइनस वाला जो चार्ज है वो P से क्या है, दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। हमेशा अपन ध्यान रखते हैं किसी भी चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। समझ आ गया अभी ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, तो देखो दुर्बल है। और ई बी डिस्टेंस कम है, नज़दीक है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। तो अगर अपन नेट रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की बात करें पूरे द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E, इसको अपन एक्सियल बोल देते हैं, एक्सियल मतलब अक्षीय, क्योंकि अपन ने अक्षीय कंडीशन ली है, बराबर। तो क्या कहेंगे भाई, हमें ये कहना पड़ेगा कि ई बी माइनस ई ए, क्या कहना पड़ेगा, ई बी माइनस ई ए। सदिश योग कर रहे हैं, और सदिश योग में अगर आप लिखें वेक्टर के रूप में तो आप ये लिखोगे ई एक्सियल वेक्टर इजिकल्स ई बी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, बट डायरेक्शन अपोज होने की वजह से इसको क्या लिख दिया आपने, माइनस करके लिख दिया, क्योंकि डायरेक्शन देखो आप इसकी इस साइड है, इसकी इस साइड है, इसलिए अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हो तब तो प्लस लिखा जाएगा, बट विदाउट वेक्टर में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो अपन सीधा ये ले लेते हैं, क्योंकि अपन पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड समझ गए होंगे, परिमाण, मात्रा। तो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं इसमें ई एक्सियल इजिकल्स ई बी माइनस ई ए वैन, जबकि क्या है ई ए, क्या है ई बी, करना पड़ेगा डिफाइन, तभी अपन कर पाएंगे आगे बात। तो ई ए क्या है, फॉर्मूला अपना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो अपन कहेंगे भाई के क्यू अपॉन, यहाँ पे देखो मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूँ, तो परिमाण की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि देखो यहाँ हम नेगेटिव ले चुके हैं, ठीक है ना। तो के क्यू अपॉन क्या लेके, अब इसमें आर नहीं है, डिस्टेंस कितनी हो गई, ए बोले तो डिस्टेंस हो गई आर प्लस डी, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगी के क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपने कंप्लीट। इसको आपने इक्वेशन 1 दे दिया 1, और इसको आपने दे दिया 2, और इसको 3। तो ये हो गई इक्वेशन 1 2 3। यूज़ द इक्वेशन 2 and 3 in 1। अगर आप इक्वेशन 2 और 3 का एक में उपयोग करते हैं तो क्या होगा, ये एक बार आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए अपन कर रहे हैं यूज़ समीकरण 1 में 2 और 3 का यूज़ कर दिया, तो यूज़ करेंगे तो देखो क्या होगा, ई एक्सियल इजिकल्स ई बी माइनस ई ए, तो के क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ध्यान रहे ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, केवल परिमाण की कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो ई एक्सियल इज इक्वल्स के क्यू कॉमन आ रहा भाई, के क्यू कॉमन निकाल दो, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, एक बार लिख देते हैं, ए 1 माइनस आर 1 अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ई एक्सियल इजिकल्स के क्यू, यहाँ अपन ले लेते हैं एलसीएम। देखो अपन जानते हैं मैथ्स में ऐसा होता है इक्वेशन वाइज कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इजिकल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और होल स्क्वायर चल ही रहा है तो ये भी ले लेते हैं अपन। ध्यान में आ गया होगा भी ये आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, लेकिन ए प्लस बी ए माइनस बी की वजह से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आर माइनस डी वाले को इसमें अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है इसमें माइनस वाले का भाग दोगे प्लस वाला आएगा, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर, एंड देन माइनस प्लस वाले का भाग दोगे तो माइनस वाला आ जाएगा, तो माइनस डी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आता ही है अपने को, के क्यू, फिर से ब्रैकेट कर लेते हैं इसको,
इसको आप खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो तो माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, माइनस 2ab वाला माइनस प्लस हो गया तो वापस प्लस 2rd, और ये अपना है ही आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गए भाई ये तो, और बचा 4rd, तो ये हो गया आपके के क्यू 4rd अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ अगर आप सुविधा के लिए ले तो बड़ा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इधर वाला एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट वापस बात करें ई एक्सियल इक्वल्स, एक देखो भाई ये काम करते हैं तो अपन थोड़ा सा इम्प्लाइज लगाना भूल जाते हैं, नहीं भूलना, ये लगाना है हर जगह, यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ इक्वल टू लग रहा है, तो वापस अपन ने बात कर ली फाइनली ई एक्सियल इक्वल्स 4rd है ना, इसको अपन यहाँ ले लेते हैं कि q इंटू एक 2 यहाँ ले लिया, एक 2 यहाँ ले लिया, जैसे 4 था ना, 4 इजिकल्स 2 इंटू 2, तो एक 2 वहाँ पे काम ले लिया, एक 2 यहाँ पे काम ले लिया 2d करके, ताकि अपना ओ p बन सके। तो देखो अपने r एक ऊपर था ही, ये अपन यहाँ ले लेते हैं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बना आपने बिकॉज p इजिकल्स q इंटू 2d डाइपोल मोमेंटम, ई एक्सियल इज इक्वल्स 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ई एक्सियल इज इक्वल्स 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे कि r जो है आपका, आपने डाइपोल का डायग्राम देखा होगा, ये जैसे डाइपोल है माइनस q प्लस q, और ये अपने p बात कर ली, तो ये डिस्टेंस अपने बताई थी r, ये क्या है बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में, d की तुलना में, सॉरी ये तो 2d है, सेंटर से अपन बात करें तो d अपन ने बात करी थी, तो d की बनिस्बत अपन कह रहे हैं r क्या है बहुत ज़्यादा है, तो r इज सो ग्रेट देन d, r इज सो ग्रेट देन d है, तो ये अपन ने कंडीशन लगा दी इसमें, if r इज सो ग्रेट देन d है तो जब r का मान d से बहुत ज़्यादा होगा तो अपन कहेंगे आप d को क्या मान सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो, d को नगण्य, d स्क्वायर को नगण्य मान लेना आपको, तो ये आ जाएगा आपके ई एक्सियल इक्वल्स 2kp r अपॉन, देखो अगर आप इसको नेग्लिजिबल मानोगे तो r की 2 पावर, ये 2 पावर कितनी होगी, 4 पावर होगी, 4 पावर में से 1 पावर यहाँ से निकल जाएगी तो बचेगी 3 पावर, तो ये हो गया आपका इम्प्लाइज ई एक्सियल इक्वल्स 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है भाई, ये हो जाता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, यानी ई अक्षीय अपन ने निकाल लिया, हिंदी में कहे तो ई अक्षीय है, तो ई अक्षीय कह दो या ई एक्सियल कह दो, एक ही बात है। अब ऐसा है यहाँ पे, ये तो अदिश रूप में लिखा है अपन ने, अगर इसको सदिश रूप में लिखें या मैं इसकी दिशा बताऊँ तो दिशा वही रहेगी जो अपने पहले बात करी थी अपन ने, दिशा जैसे देखो अपन ने बात करी थी ई इजिकल्स, ई एक्सियल इजिकल्स बात करी थी अपन ने, ई अभी पीछे ही बात करी थी अपन ने, ई जो आपका था ए तो माइनस में था, बी प्लस में था, तो ई बी माइनस, ई अपन ने लिखा था, तो डायरेक्शन किसकी, जैसे अपन ने कहा था ना ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई बी कौन सा, प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण जो डायरेक्शन थी बाहर की साइड, वो वाली डायरेक्शन इसकी हो जाएगी, और वो हो जाएगी माइनस से प्लस, समझ आ रही है। एक बार और बात कर लेता हूँ डायग्राम वाइज दिशा के लिए, तो ये अपन ने बात करी माइनस, ये अपन ने बात करी प्लस क्यू, और यहाँ मान लीजिए पी पॉइंट था,
तो इस P पॉइंट पे प्लस के कारण था बाहर की तरफ, माइनस के कारण था अंदर की तरफ। इसको अपन ने EA बोला था, इसको अपन ने EB बोला था। बिकॉज यहाँ पे EB क्या है, ग्रेटर देन EA है, तो विद्युत क्षेत्र जो परिणामी होगा उसकी डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग, E एक्सियल के अकॉर्डिंग। तो E एक्सियल की डायरेक्शन हो गई EB के अकॉर्डिंग, यानी बाहर की तरफ, यानी हो गई माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो दिशा माइनस से प्लस, अर्थात P सदिश की दिशा में, P सदिश की भी दिशा इसी में थी। तो अगर आप इसका वेक्टर फॉर्मेशन लिखते हो तो वो भी लिख सकते हो, E वेक्टर लगा दो यहाँ पे, और इस R क्यूब में आप जैसे मान लो R कैप लगा दो यहाँ पे। R कैप मतलब वो डिस्टेंस जैसे थी अपने ये वाली R, इसकी दिशा में, तो इसकी दिशा में R वेक्टर लेते हो, R कैप लेते हो, यहाँ लगा सकते हैं अपन। तो ये अपने हो जाता है कंप्लीट विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जबकि आपका परीक्षण बिंदु अक्ष पर है। तो क्या समरी निकली भाई, समरी ये निकल गई कि E एक्सियल इज इक्वल्स 2kp अपॉन R क्यूब एंड द डायरेक्शन, दिशा हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी P वेक्टर के अनुदिश, उसकी दिशा में। ठीक है भाई, ये हुआ अपने E एक्सियल। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना अपना अगला टॉपिक रहेगा। तो अपन ज्ञात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, जबकि बिंदु कहाँ स्थित है, उसकी निरक्ष पर स्थित है। तो देखें, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ये अपने डाइपोल हो जाता है विद्युत द्विध्रुव प्लस Q एंड माइनस Q वाला। इसका ये आपके केंद्र हो जाता है द्विध्रुव का। O यहाँ से दूरी D, यहाँ से भी D, और ये दूरी अपने हो गई R। यहाँ पे P बिंदु स्थित है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण। वही बात है, माइनस Q के कारण अलग से विद्युत क्षेत्र, प्लस Q के कारण अलग से विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जबकि इसको अपन L मान लेते हैं। तो ये भी L हो गया। और पाइथागोरस आप इसमें लगा सकते हो बिकॉज ये आपके समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपन कहेंगे यहाँ पे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल्स L स्क्वायर। तो भाई ये अपने हो जाता है L स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, पाइथागोरस से। डायग्राम समझ में आ रहा होगा। ये द्विध्रुव हो गया, माइनस Q प्लस Q, केंद्र हो गया O। यहाँ से R दूरी पर P बिंदु है, और इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ऐसा है, पहले प्लस Q के कारण अपन बात करें तो प्लस Q के कारण ये हो गया, माइनस Q के कारण ये हो गया। देखो डायरेक्शन कैसे पता करी हमने, हमेशा ध्यान रखो माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र और प्लस से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी। प्लस आवेश के लिए बात करें तो बाहर की तरफ, और माइनस आवेश के लिए बात करें तो माइनस आवेश की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये हो गया आपके E माइनस Q के कारण, और ये हो जाएगा आपके E प्लस Q के कारण। तो इसको अपन ने नाम दे दिया, जैसे मान लो A B। तो ये हो जाता है E B और ये हो जाता है E A। नो डाउट। डाइपोल अपन ने मान लिया AB माइनस Q प्लस Q, सेपरेशन 2D का, सेंटर से देखें तो D वाइज डिस्टेंस हो जाएगी, और O से P बिंदु की दूरी हो गई स्मॉल r। तो स्मॉल r डिस्टेंस हो जाती है इसकी। अब अपन इसमें देखते हैं EA और EB की वैल्यूज़ कितनी कितनी है। वही बात है, अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात करें, या तो वेक्टर लगा के मापांक लगा दो, या केवल ऐसे ही लिख दो। जैसे ये है ना,
ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा आपके के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, एंड ई बी भी यही है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। मैंने कहा सिर्फ परिमाण की बात करें, प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। अच्छा, माइनस क्यू लिख दिया, क्या प्लस क्यू है, तो ये आपके हो गया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और प्लस क्यू के कारण ई बी वाला हो गया, और माइनस क्यू के कारण हो गया आपके ई ए। तो इनकी वैल्यूज़ देखते हुए अपन ये देख रहे हैं कि ई ए इज इक्वल्स ई बी इज इक्वल्स के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ तक अपने बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। इसके बाद अपन ये कर रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को ज्ञात करना है। तो रिजल्टेंट के लिए अपने ऐसा है, क्योंकि एक लाइन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इनका आपको परिणामी की बात करनी पड़ेगी। तो अपन इनके कर लेते हैं घटक। तो घटक कैसे करेंगे, इस एंगल को अपने को मानना पड़ेगा थीटा। तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। समद्विबाहु त्रिभुज है ये। और यहाँ से अगर अपन बात करें घटक के लिए, तो ये एंगल आपके थीटा हुआ, यहाँ से संगत कोण हो गया, तो ये थीटा, ये थीटा। तो यहाँ से अपन बात करते हैं ई बी, थीटा एंगल में कौन सा हो गया भाई, ई बी कॉस थीटा। थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ, बट ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिखा जाएगा यहाँ। ई बी ऑफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, सेम हियर, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। और रही बात ऊर्ध्वाधर घटक की, इसको थोड़ा सा अपन कर देते हैं इरेज। तो यहाँ अपन ने बात की है इसके ऊर्ध्वाधर घटक की। तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ये ई बी साइन थीटा, और इधर ये हो गया ई ए साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा। पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे ई बी, बी प्लस क्यू के कारण, ए माइनस क्यू के कारण ई ए, माइनस की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ। अब आप बात करें ई बी के घटक, तो थीटा डायरेक्शन में ई बी कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर हो गया ई बी साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं ई ए के घटक की। तो ये हो गया थीटा डायरेक्शन में ई ए कॉस थीटा क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ई ए साइन थीटा। तो इस तरीके से अपन इसको घटकों में तोड़ लेते हैं। अब अगर अपन बात करें ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, तो बिकॉज ई ए इक्वल टू ई बी एंड थीटा ऑल्सो इक्वल, तो अपन कहेंगे ई ए और ई बी साइन थीटा परस्पर बराबर होने की वजह से निरस्त हो जाते हैं। देखो, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा, ये हैं आपके परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। निरस्त होंगे, पहली बात। अब दूसरी बात मैंने कही ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा की, तो ये आपको रिजल्टेंट देंगे। तो रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। परिणामी P पर विद्युत क्षेत्र, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो किस पर है, P पर है, वो हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स, इसको कह देता हूँ मैं E, निरक्षीय या इक्वेटोरियल कह दो। इक्वेटोरियल का शॉर्टली मैंने EQ ले लिया, तो निरक्षीय हो गया ये। अब EQ इज इक्वल्स ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, योग कर दो। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो ई ए और ई बी कॉस थीटा को जब अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। इधर यूज कर लेते हैं थोड़ा पार्टीशन। चलो इधर थोड़ा आपको कम दिखेगा, उस साइड ही ले लेते हैं। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको मैं अभी रेज करने वाला हूँ। डायग्राम बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अपन ने यहाँ से देखो ई ए बी के क्यू अपॉन एल स्क्वायर बता दिया था, तो ये एक बार मैं कंक्लूजन वापस बता देता हूँ। ई ए इज इक्वल्स ई बी इज इक्वल्स के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये अपने ले लिया था। ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा कैंसिल हो गए थे, और रिजल्टेंट अपने को दे रहा है ई इक्वेटोरियल जो है ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा मिला करके। अब चूंकि ई ए ई बी वैसे ही बराबर है, ठीक है, तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं।
देखो ई इक्विटोरियल इजिकल्स, बिकॉज ये इजिकल्स ई बी, ये क्या है बराबर है, तो अपन कह देंगे 2EA या EB कॉस थीटा, और वैल्यू इसकी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो आ जाएगा ई इक्विटोरियल इजिकल्स 2EA कितना KQ अपॉन L स्क्वायर कॉस थीटा। अब बात आती है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें त्रिकोणमिति से कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे अपन कहेंगे बट कॉस थीटा इजिकल्स, देखो यहाँ पे भाई आधार कौन सा है कर्ण कौन सा है, आधार आई थिंक इस राइट एंगल में आपको नज़र आ रहा होगा D है, और कर्ण हो जाएगा L, अपन बोलते हैं लाल बट्टे का करके, वो ऐसे ही बताते हैं, तो ये साइन ये कॉस ये टेन, तो ये वाला आपका कॉस हो गया। तो हो गया भैया कॉस थीटा इजिकल्स, अब कॉस थीटा में अपन कहेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया था अपने, आधार हो गया था अपने D और कर्ण हो गया L, तो आ गया भाई D/L, इसको अपन इसमें यूज़ कर लेते हैं वापस से, तो E इक्विटोरियल इजिकल्स 2KQ अपॉन L स्क्वायर डॉट कॉस थीटा यानी D/L, तो भाई L का हो गया क्यूब, ये अपन सदिश रूप नहीं ले रहे हैं अभी, ध्यान रखना, KQT अपॉन L क्यूब हो गया। एक D को देखो आप Q के पास अरेंज कर रहे हो तो 2 भी इसमें यूज कर लो यहीं पे, तो क्या किया मैंने इसमें एक और चेंज कर दिया KQ और 2D, समझ गए होंगे ऐसा क्यों किया, बिकॉज Q इंटू 2D इज P वेक्टर, P वेक्टर यानी द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण अपन यहाँ पे ले रहे हैं बिकॉज ऑफ P इज इक्वल्स P वेक्टर कह दो या P, फिलहाल अपन मापांक की ही बात कर रहे हैं, तो P बराबर Q इंटू 2D चार्ज अमाउंट इंटू सेपरेशन बिटवीन माइनस Q एंड प्लस Q, तो ये आ जाता है आपके E, ये भी एक रीज़न है स्टेप का बीच में जो अपन ले रहे हैं आगे वाला, तो K और ये Q इंटू 2D बन गया आपके P अपॉन R क्यूब, तो इक्विटोरियल यानी निरक्षीय अपने आ गया KP अपॉन R क्यूब। अब देखो दिशा की बात करें तो दिशा आप देखो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, रिजल्टेंट किधर आया कोस वाले घटक ने दिया, अब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब प्लस से माइनस किधर आ रहा है भाई, पहले अपने आया था माइनस से प्लस अक्षीय में, इस बार दिशा किधर आ रही है प्लस से माइनस की तरफ, तो ध्यान रखेंगे दिशा किधर होगी प्लस से माइनस की ओर, या P सदिश के विपरीत, क्योंकि P सदिश की दिशा कैसी थी भाई माइनस से प्लस थी होगी, ओके, तो दिशा हो गई आपके प्लस से माइनस, समझ में आ गया होगा सबके, कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, वापस उसको जो भी आपकी प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो वापस एक बार डायग्राम को मैं समझा देता हूँ, अपन ने एक डाइपोल ले लिया विद्युत द्विध्रुव माइनस Q प्लस Q, A पॉइंट पे ये हो गया माइनस Q, B पॉइंट पे हो गया प्लस Q, और ये इसकी अक्ष और अक्ष के लंबवत हो गई निरक्ष, और निरक्ष पे अपना बिंदु P स्थित है, इस P पर अगर अपन बात करें तो माइनस और प्लस Q के कारण क्रमशः विद्युत क्षेत्र हो गया आपके माइनस वाले कारण EA और EB, जैसा कि आप जानते हैं माइनस की तरफ प्लस से बाहर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर आ गई इसकी इधर आ गई। अब चूंकि ये लीनियरली नहीं है तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को घटकों का सहारा लेना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे घटक में डिवाइड कर देते हैं इसको, जैसे घटक में डिवाइड कैसे किया भाई, घटक ऐसे कर दिया आपने, इसका EB का थीटा डायरेक्शन में EB कॉस थीटा और लंबवत घटक हो गया EB साइन थीटा, ऐसे EA का कर दिया EA कॉस थीटा और लंबवत हो गया EB EA साइन थीटा, EA EB आपके बराबर है KQ अपॉन L स्क्वायर, चार्ज अमाउंट Q और सेपरेशन है L का, इसलिए अब यहाँ पे अपन बात करें वापस EA साइन थीटा EB साइन थीटा की, तो परिमाण में समान दिशा में विपरीत हो गए निरस्त। अब रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट आएगा EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा के कारण दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो अपन कहेंगे रिजल्टेंट E इक्विटोरियल इक्वल्स EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा, चूंकि दोनों बराबर है तो आप या तो कह दो 2EA या 2EB कॉस थीटा। EA EB की वैल्यू KQ अपॉन L स्क्वायर हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई D/L, रखी सॉल्व कर ली, और Q इंटू 2D को हमने रख दिया P, तो हो गया KP अपॉन R क्यूब। अब देखो अपन थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं एक बार,
दिशा ध्यान करना विपरीत है, दिशा विपरीत है। कैसे? देखो, ई अक्षीय हमने ज्ञात किया, एक्सियल निकाला हमने, ई निरक्षीय निकाल लिया, इक्वेटोरियल निकाल लिया, ठीक है ना। ये एक्सियल बोल सकते हो इसको ई इक्वेटोरियल शॉर्टली बोल सकते हो, एक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है, इनमें रिलेशन क्या है, तो देखो इसका फॉर्मूला अपन ने क्या बताया था, 2kp/r³, और इसका kp/r³, ये था p की डायरेक्शन में, ये था p की डायरेक्शन के अपोज, तो ये हो गया आपके डायरेक्शन -2 प्लस p के अकॉर्डिंग, और इसकी डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी p के विपरीत, ये p के अनुदिश, और ये हो गया p के विपरीत, p वेक्टर के अनुदिश, p वेक्टर के विपरीत। तो जाहिर सी बात है, देखो kp/r³, और इसमें भी kp/, बट ये 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब ई अक्षीय क्या हुआ, निरक्षीय का 2 टाइम्स हो गया। तो अगर अपन इन सबको कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं भाई, ई अक्षीय बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और विद नेगेटिव अगर अपन सदिश की बात करें तो ई अक्षीय जो है ई निरक्षीय का डबल है, लेकिन दिशा में विपरीत है। तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दुगना और ऋणात्मक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये अपना तथ्य हो जाता है। तथ्य क्या हो गया भाई कि ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल बट इन अपोज डायरेक्शन, सो वी कैन यूज नेगेटिव साइन मार्क। तो ये हो जाता है अपने ई अक्षीय और ई निरक्षीय कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपने, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण, ये अपना टॉपिक है। नेक्स्ट, तो भाई अपने को पढ़ना है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव एवं बलाघूर्ण, यानी आपको एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने आपको बताई थी, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हो तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। देखें, ये जैसे मैंने कुछ पैरेलल लाइंस एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए ड्रॉ कर दी है। तो ये हुआ आपने एक समान विद्युत क्षेत्र, क्यों, क्योंकि इसमें फील्ड लाइंस कैसी चल रही है, पैरेलल चल रही है। तो पैरेलल चल रही है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान है। इसमें मैं एक थीटा कोण बनाते हुए डाइपोल की बात कर लेता हूँ। थीटा कोण बनाते हुए एक डाइपोल है अपने पास, -q + q किधर भी ले लो, -q किधर भी +q ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अपने। तो ये हो गया आपके -q + q डाइपोल, ए बी नाम दे दो, ए बी, जो कोण बना रहा है इसके साथ थीटा। अच्छा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन किसकी होगी, पी सदिश की होगी भाई, माइनस से प्लस। देखो हमने बताया था पी सदिश बराबर q × 2d, ये d सदिश मान लो या पूरी डिस्टेंस कोई d मान लो। तो d सदिश की डायरेक्शन भी किधर होगी, p की कैसे है, माइनस से प्लस, तो p की भी किधर होगी, सॉरी d की भी किधर होगी, माइनस से प्लस ही होगी भाई। तो d की डायरेक्शन होगी आपके इस तरफ, या p कह सकते हैं अपन। तो भाई इधर अगर अपन बात करते हैं डायरेक्शन ये वाली, तो ये आपकी p सदिश की डायरेक्शन है, यही आपका 2d भी हो जाएगा। सेंटर जैसे मान लो मैंने ये o बता दिया है, तो ये डिस्टेंसेस क्रम से d और d हो जाएगी, dt। डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं तो अपन फॉन्ट बढ़ा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस d, ये भी हो गई d ओ से b की और a की। तो ये अपने चित्र में डाइपोल बता दिया हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में। अब अपन बल की बात करते हैं। देखो चूंकि ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू पर अपन कहें विद्युत क्षेत्र E सदिश है जैसे ये, इसके कारण जो बल लगेगा, देखो अपन ने कहा था E बराबर क्या कहा था भाई, F बाई क्यू, देन F इजिकल्स क्यू ई। पीछे बात करी थी अपन ने जब विद्युत क्षेत्र की बात करी थी, तो E इजिकल्स एफ बाई क्यू, देन F इजिकल्स क्यू ई, और वेक्टर फॉर्मेट में लेते हो तो वो भी ले सकते हो। तो बल का परिमाण तो पता चल गया भाई क्यू ई है, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया क्यू ई, लेकिन दिशा किधर होगी, तो दिशा के लिए देखो ऐसा है, ये जैसे मान लीजिए ई वेक्टर है, इसको समझने के लिए मैं ये मान लेता हूँ इधर प्लस आवेश है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस चलती है ना, बहुत इजी वे में इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे प्लस टू माइनस आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, तो ये वाला जो प्लस है इस वाले प्लस को देख लो और इधर माइनस को देख लो, तो बल किधर लगेगा, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण और माइनस की तरफ आकर्षण, तो माइनस की तरफ प्लस से दूर, तो ये हो गया आपका क्यू ई। और इसमें बात करें तो क्यू ई किधर, इस तरफ क्यू ई, देखो माइनस माइनस में प्रतिकर्षण हो गया, प्लस माइनस में आकर्षण हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस क्यू वाले में इस तरफ। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दो बल लग रहे हैं, एक ए पर और एक बी पर, एफ ए इजिकल्स एफ बी इजिकल्स क्यू ई, ये लग रहा है बल। तो अगर अपन बात करें कि बल परिमाण में समान है और दिशा में कैसे हैं, विपरीत है, एफ ए की डायरेक्शन जो है वो किधर है, इधर है, और एफ बी की डायरेक्शन इधर है, तो दिशा में हो गए ना विपरीत, दिशा विपरीत। और इससे क्या पता चल रहा है, परिमाण समान, परिमाण है समान, तो समान परिमाण और विपरीत दिशा, मतलब किसी तरह का कोई बल नेट अगर अपन बात करें तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये बल इस बल को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो रिजल्ट क्या निकला भाई, नेट बल शून्य, नेट बल शून्य लगेगा। लेकिन अगर अपन बात करें इनकी क्रिया रेखा की, तो क्रिया रेखा आप देखो, लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हो क्रिया रेखा ये। अब अपन बात करें, ये देखो क्रिया रेखा इनकी क्या है, ये रेखा क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा एक बिंदु से नहीं निकल रही है। देखो जैसे एक बिंदु से ऐसे दो बल निकल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, ये हो गई इनकी क्रिया रेखाएं। अब देखो क्रिया रेखाएं क्या अलग अलग चल रही है ना, इनके बीच डिस्टेंस है, तो ये टॉर्क क्रिएट करेगी। टॉर्क समझ गए, बलाघूर्ण क्या क्रिएट करने वाली है, बलाघूर्ण क्रिएट करने वाली है। तो बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है अभी, बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल का परिमाण इनटू बीच की दूरी। लैंग्वेजिकल लिख देता हूँ, बल का ये क्या है अभी, बलाघूर्ण है, ये बलाघूर्ण जो इस द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में लगता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल तो लगेगा शून्य, लेकिन बलाघूर्ण जरूर लगेगा। तो बलाघूर्ण के लिए हमने कह दिया बल का परिमाण गुणा बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी के मध्य दूरी, सेपरेशन। अब देखो बल का परिमाण कितना क्यू ई, और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी ये वाली नहीं काउंट होगी, ये वाली होगी, लंबवत दूरी देखेंगे अपन ये वाली। तो अगर अपन बात करें ये वाला जो है आपका 2D है, और ये बात करें तो आपके एक तरीके से ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आप त्रिकोणमिति से बता सकते हो भाई ये कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर आधार लेना है तो कोस, बट लंब लेना है तो साइन, क्योंकि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस। तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स साइन थीटा यूज़ करना पड़ेगा। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा भाई, ये भी थीटा ही हुआ ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये भी थीटा है, तो यहाँ पे देखो आप साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब तो ये हो गया अपना, इसको कोई नाम दे दो आप, बी सी दे दो, कोई नहीं, एम दे दो, एन दे दो। तो बी सी अपॉन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण है अपना 2D,
करना है अपना 2D सेपरेशन बिटवीन -q एंड +q। तो यहाँ पे BC क्या आ गया भाई, BC आ गया आपके 2D साइन ऑफ थीटा। तो अपन कहेंगे टाउ इजिकल्स QE, ठीक है। दूरी तो अपने BC थी और बल का परिमाण कितना, F कह दो, चलो कोई नहीं, बाद में QE वैल्यू रख देंगे। तो QE और इनटू में क्या चल रहा है भाई, इनटू में चल रहा है 2D साइन थीटा, जो हमने यहाँ से प्रिपेयर किया है त्रिकोणमिति से। तो टॉर्क इज इक्वल्स, अब देखो ये 2D और Q साथ में लेंगे तो P बन जाएगा, किंतु द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश या P कह दो बराबर, अदिश रूप में कहें तो P बराबर Q इंटू 2D होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स PE साइन थीटा, और सदिश रूप में टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये आ जाता है टॉर्क। टॉर्क का मात्रक क्या होता है भाई, बल और दूरी, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर करके हो गया इसकी यूनिट हो गई, और ये इसका मान हो गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0, लेकिन बलाघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उस समान विद्युत क्षेत्र के जो अपन बात करें E सदिश, उनके सदिश गुणनफल के बराबर होगा। यानी द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश और विद्युत क्षेत्र E सदिश का सदिश गुणनफल करोगे तो आपको बलाघूर्ण मिल जाएगा द्विध्रुव का, जो किस में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब इसमें आप स्पेशल केसेस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आया था, तो साइन थीटा के हिसाब से आपको पता है स्पेशल केसेज क्या क्या हो सकते हैं। थीटा इजिकल्स 0 डिग्री ले लो, थीटा इजिकल्स 90 ले लो, 180 ले लो, ये इसके स्पेशल केसेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पेशल केसेज में जैसे थीटा 0 है तो थीटा 0 पे साइन 0 0 रहेगा, और साइन 90 1 रहेगा, ठीक है ना। पता है ना कैसे आते हैं ये हमने आपको पहले भी बताया था। साइन का जो ग्राफ होता है ना अपने, ये ऐसा, इससे पता चलता है ये 0, ये 90, ये 180, 180 पे क्या हो गया भाई, वापस 0 हो गया। ये देखो साइन का ग्राफ ऐसे ही चलेगा। तो साइन में अपन ने कहा ये 0, ये आपका 90 हो गया ना, ये आपका हो गया 180, 270, 360, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। तो 180 पे कितना हो रहा है अभी, वापस से 0 हो रहा है, देन साइन 180 पे हो गया 0। तो ये वैल्यू जिसमें आप यूज करोगे, तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 90 पे, और 270 पे भी आएगा, 270 पे नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 270 पे क्या आएगा, -1 आएगा, और 360 पे वापस 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप स्पेशल केसेज भी इसमें ले सकते हैं, बिल्कुल आपके ध्यान में आ रहा होगा। तो स्पेशल केसेज वाइज अपन ने बात करी कि अगर थीटा 90 है तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, PE, ठीक है भाई। बाकी 0 रहेगा, 0 पे भी 0, जैसे यहाँ पे अपन कहेंगे साइन 0 0 है तो आपका P भी क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी P क्या, टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया, इसमें भी टॉर्क 0 हो गया, बट इसमें टॉर्क है आपका मैक्सिमम PE के बराबर, मैक्सिमम है, और अमाउंट कितना है, PE। तो ये अपने कंप्लीट होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण। ओके।